11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, थर्ड यूनिट है। पहली यूनिट तो लिविंग वर्ड वाली, दूसरी जहां मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते हैं, तीसरी यूनिट है साइटोलॉजी, जहां पर पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे हम लोग हों, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, कोई फंगस हो, एल्गी हो, ये सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो एक बात सब हम लोगों ने सुन रखा है बचपन से कि ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ किससे मिलकर बने हैं? सेल से। क्योंकि सभी सेल से मिलकर बने हैं, तो हम एक बात बोल देते हैं कि सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं सेल को? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब ये बात दूसरी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बना है एक सिंगल सेल से, कितनी सेल से? सिंगल सेल से, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और कोई ऐसा जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, बहुत सारी सेल है यहाँ पर, मैनी सेल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक। तो सिंपल सी एक बात अभी तक सीखा कि सभी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, फंगस हो, हम लोग हो, हाथी घोड़ा, कोई भी हो, पेड़ पौधे, सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो सेल को हम क्या बोलते हैं? सबसे बेसिक यूनिट बोलते हैं लिविंग बीइंग। अगर कोई ऐसा है जो एक सिंगल सेल से मिलकर बना है तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और बहुत सारी सेल से मिलकर बना है तो मल्टी सेलुलर कहते हैं। हम लोगों ने सुन रखा है एक वैज्ञानिक का नाम, क्या नाम है? R.H. विटेकर। क्या नाम भैया? R.H. विटेकर। और R.H. विटेकर साहब ने 1969, कब? 1969 में इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। कौन से किंगडम थे? जैसे पहला किंगडम हम लोग सुनते हैं कौन सा? मोनेरा, जिसके अंतर्गत कौन आता है? जैसे बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ठीक। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। कौन सा भाई? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सर कोई एग्जांपल बताओ, आपने नाम सुना होगा, जैसे अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक। फिर फंगस। तीसरा किंगडम कौन सा है? फंजाई। चौथा किंगडम कौन सा है? प्लांटी। और पांचवा किंगडम कौन सा है? एनिमलिया। ये 5 किंगडम के नाम हम सब लोगों ने सुन रखे हैं, ठीक। इनमें किंगडम मोनेरा के जो मेंबर हैं, ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर भी एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। फंजाई की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट को हटा दिया जाए, जो एक्सेप्शन है, वो फंजाई के मेंबर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। हाँ, एक्सेप्शन है, मैंने बताया। एक्सेप्शन का नाम क्या बताया? हमने ईस्ट का नाम बताया। क्या नाम बताया भैया? ईस्ट का नाम बताया, एक्सेप्शन। प्लांटी भी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और एनिमलिया के मेंबर भी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। तो हमने कहा कि जो 5 किंगडम सिस्टम है आज के समय में जो पढ़ते हैं, उसमें सारे के सारे मोनेरल्स, सारे के सारे प्रोटिस्ट एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसी कारण से इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनके मेंबर बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, व्हाट इज अ सेल? आखिर एक सेल होती क्या है? व्हाट इज अ सेल? एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क करके लिखा है क्या? व्हाट इज अ सेल? आखिर एक सेल होती क्या है? तो हम ये कहते हैं कि सेल को आप ऐसे मान लो कि सेल एक कंपार्टमेंट है, एक चैम्बर है। क्या बोला हमने? आप ये मान लो
कि सेल क्या है, कंपार्टमेंट है, एक चैम्बर है, ठीक, जो एक आउटर कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है और अंदर भी कोई फ्लूइड भरा होता है, पानी भरा होता है, एक्वस मीडियम रहता है, और सेल के बाहर भी कोई एक्वस मीडियम रहता है, सेल के बाहर भी कोई एक्वस मीडियम रहता है। ये जो मेम्ब्रेन है, जिसको आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आउटर और इनर जो मीडियम है उसको क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। और इस चैम्बर के अंदर हमने कहा ये क्या है भैया, सेल, और सेल को हम क्या मान लें, एक चैम्बर मान लें, क्या मान लें, चैम्बर मान लें, या इसी को हम क्या कह दें, कंपार्टमेंट कह दें, क्या बोलते भैया, कंपार्टमेंट कह दें, ठीक। और इस लेयर को जो आउटर और इनर मीडियम को अलग कर रही, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहते हैं सेल क्या है, तो हमने कहा सेल एक चैम्बर है जो एक आउटर कवरिंग के द्वारा ढका होता है, कवर्ड होता है, और आउटर और इनर जो फ्लूइड भरा है, मैट्रिक्स भरा है, पानी भरा है, इसको एक्वस जो मीडियम है इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। और इस सेल के, इस चैम्बर के अंदर लगातार हजारों प्रकार की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। जैसे मान लो ए से बी बनता होगा, पी से क्यू बनता होगा, ठीक, पी से क्यू बनता होगा, या हम कह रहे सी से डी बन रहा, या हमने कह दिया ई से एफ बन रहा, या एफ से बी बन गया, या एफ से ए बन गया, कुछ भी ऐसी रिएक्शन लगातार कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन इस चैम्बर के अंदर चलती रहती है, जिसकी वजह से हम लिविंग स्टेट में रहते हैं। तो आखिर सेल क्या है अभी समझ में नहीं पाए। हमने कहा सेल एक चैम्बर है, सर समझ गए, ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करता है, आउटर और इनर मीडियम को सेपरेट करता है। फिर भी सर कुछ और बताओ सेल के बारे में। तो सेल के बारे में एनसीईआरटी कहती है वह छोटी से छोटी यूनिट जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके, क्या बोलो, वह छोटी से छोटी यूनिट जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो हमने कहा सेल क्या है, सेल क्या है भैया, ऐसी छोटी से छोटी यूनिट जो क्या शो कर सके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके, ठीक। एक सेल से कम कुछ पॉसिबल नहीं है। हम लाइफ तब बोलेंगे जब कम से कम क्या पाई जाए, कम से कम एक सेल पाई जाए, जैसे बैक्टीरिया में एक सेल पाई जाती है, और वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, अपने जीवन के लिए जरूरी जो काम है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, रिप्रोडक्शन हो ना, हर काम वो बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेटाबॉलिज्म कर सकती है, बोलो भैया। तो हमने कहा वही छोटी से छोटी यूनिट जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, एक सेल बोल सकते हैं। और दूसरी बात हमने बोला कि जीवन के लिए जरूरी सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो हमने दूसरा लाइन क्या बोला, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, फंक्शन ऑफ लाइफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि सेल वह छोटी से छोटी यूनिट जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसके बिना जो जीवन के लिए जरूरी सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। एक लाइन बताएं, एक लाइन लिखिए एनसीईआरटी में कि सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अच्छा साहब, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए बोलते हैं कि हम सबका स्ट्रक्चर, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सब किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने, सब किससे मिलकर बने, सेल से। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल लिविंग आर क्या, कंपोज्ड ऑफ सेल, इसलिए क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट। सब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? हमने कहा कि यहाँ पर सेल के अंदर लगातार हजारों प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, जिनके फलस्वरूप हम लिविंग स्टेट में होते हैं।
तो फंक्शनल यूनिट का मतलब समझ गए कि सेल के अंदर लगातार क्या चल रहा है, काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम क्या है, जीवित है और हम लिविंग बीइंग कहलाते हैं इसी कारण से। तो सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों बोला, क्योंकि हम सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से। फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्या हो रहा था, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही थी जिनके फलस्वरूप हम लिविंग स्टेट में रहते हैं, इसलिए क्या बोला, फंक्शनल यूनिट बोला। ठीक, इतनी बात समझ पाए होंगे। और थोड़ी सी बातें और करते हैं कि आखिर सेल की खोज कैसे हुई। सेल की खोज कैसे हुई, आओ इसके बारे में बात करते हैं। एक शब्द सुनना, आपने सुना भी होगा, एक शब्द है साइटोलॉजी। शब्द है क्या, साइटोलॉजी। और एक शब्द है सेल बायोलॉजी। एक शब्द है साइटोलॉजी और एक शब्द है सेल बायोलॉजी। मतलब क्या होता है, देखो भाई सिंपल सा अगर कहें कि बताओ स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में पूछ ले कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड क्या, रिप्रोडक्शन, ये क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ सेल क्या है, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और नई सेल कैसे बनी, रिप्रोडक्शन के बारे में पूछे तो ये आता है सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। सर क्या एक कंप्लीट सेल से कम कुछ पॉसिबल है क्या, क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है क्या, क्या एक प्लास्टिड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है क्या, नहीं कर सकती भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भले खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन बना सकती है आरएनए, लेकिन फिर भी बहुत सारे एंजाइम्स के लिए डिपेंडेंट है किस पर, न्यूक्लियस पर। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है। तो हमने ये सिंपल सी बात कही कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या लाइक पॉसिबल, हम उसको पॉसिबल नहीं मानते, पॉसिबल नहीं कहते। ठीक, और सेल की खोज कैसे हुई, तो इन सब की शुरुआत हुई किससे, रॉबर्ट हुक से। कहां शुरुआत हुई भैया, रॉबर्ट हुक से शुरुआत हुई। रॉबर्ट हुक साहब सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर रहे थे, जो पेड़ की छाल होती, छाल समझते हो ना, अरे पेड़ जो वुडी ट्री होते हैं, जैसे आम का देखो, पीपल का देखो, उसकी छाल को निकाला होगा, मतलब कॉर्क को निकाला और इस कार की पतली सी स्लाइस काटा और जब माइक्रोस्कोप में लगा कर देखा तो उनको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर उनको दिखे। ऐसा सभी प्लांट में ही उनको ऐसे देखने को मिल रहा था, और ये जो स्ट्रक्चर उनको दिखे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जहां पर मॉन्क, जो पादरी होते हैं, उसको सेला बोलते हैं। हमने कहा जहां मॉन्क मतलब समझते हो, पादरी होता है, जहां मॉन्क रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेला बोलते हैं। तो इसी सेला के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ गया, सेल पड़ गया। तो पहली बार एक्चुअली जो कार्क है, कैसा टिश्यू है, ये है डेड टिश्यू। कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है। ठीक, हकीकत में इन्होंने सेल नहीं देखा, इन्होंने बाहरी कवरिंग देखी थी और अंदर पूरा खोखला दिख रहा था, अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सेल ऑर्गेनेली को नहीं देख सकते। हकीकत में इन्होंने देखा था सेल वॉल। क्या देखा था, सेल वॉल। लेकिन कहा क्या था, सेल। तो सेल पर काम सबसे पहले शुरू किया रॉबर्ट हुक साहब ने, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने 1665 कब की बात कर रहे हैं, 1665 की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक किताब लिखा था और बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। ठीक, और इन्होंने सेल का जिक्र किया था। इस प्रकार पहली बार सेल पर काम करने का जो श्रेय, जो क्रेडिट है, वो किसको गया, रॉबर्ट हुक साहब को गया। अब इनके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए और उनका नाम है, बड़ा अच्छा नाम मुझे लगता है, उनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, नीदरलैंड।
और इनकी दुकान थी, माइक्रोस्कोप के बड़े शौकीन थे, शॉपकीपर थे, माइक्रोस्कोप की दुकान थी। तो जहां देखो वहीं अपना माइक्रोस्कोप लगा दिया करते थे। बारिश का पानी देखा वहां लगा दिया, पॉन्ड वाटर देखा वहां पर लगा दिया, ठीक। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पर देखा, आरबीसी देखा, ठीक। तो पहली बार भाई बैक्टीरिया क्या है, एक बैक्टीरिया को उन्होंने देखा, एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली बार लिविंग सेल को देखने का जो श्रेय गया, क्रेडिट गया, वो किसको गया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल। क्या देखा था भैया, लिविंग सेल। एक्चुअल में इन्होंने देखा था भैया, एक्चुअल में इन्होंने देखा था बैक्टीरिया। क्या देखा था, बैक्टीरिया। साथ ही साथ इन्होंने देखा प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा का जिक्र करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को भी खोजने का श्रेय किसको गया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक को ही गया था। साथ ही साथ इन्होंने और क्या देखा था, आरबीसी को भी देखा। क्या देखा था, आरबीसी को भी देखा था। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने पहली बार क्या देखा था, लिविंग सेल खोजा था। क्या खोजा था, लिविंग सेल। इसके काफी समय के बाद ईयर आया 1831 और साइंटिस्ट का नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 और इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने खोज करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज किया था। कब किया था, तो 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। कब खोजा था, 1831 में इन्होंने क्या खोजा था, न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या खोजा था, न्यूक्लियस को खोजा था। ये है न्यूक्लियस। तो भैया ठीक, आगे चलते हैं सेल थ्योरी पर। किस पर चलेंगे भाई, सेल थ्योरी पर चलते हैं। सेल थ्योरी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1831 से आगे बढ़ते हैं और पहुंच गए हम 1838। कहां पहुंच गए, 1838। 1838 में जर्मनी के रहने वाले, कहां के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले एक बोटेनिस्ट थे। कौन थे भाई, जो प्लांट पर काम करते थे, एक बोटेनिस्ट थे। और उन बोटेनिस्ट का नाम था स्लीडन। क्या नाम था, स्लीडन। तो स्लीडन साहब प्लांट पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे, प्लांट। तो 1838 में जर्मनी के निवासी मैथियास स्लीडन ने बहुत सारे प्लांट पर काम किया और इस निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचे कि सभी के सभी प्लांट किससे मिलकर बने हैं, सेल से। आर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ क्या, सेल। इनके एक साल के बाद 1839, कौन सा ईयर आया, 1839। 1838 में जर्मनी के रहने वाले स्लीडन ने प्लांट पर काम किया और कहा कि सभी प्लांट किससे मिलकर बने, सेल से। एक दिन डिनर पर इन्होंने स्वान को बुलाया और बताया कि हमने ऐसा काम किया भाई, बड़ा अच्छा लगा कि हमने प्लांट के बारे में पता किया। तो सभी प्लांट किससे मिलकर बने हैं, सेल से। एक साल के बाद 1839 में ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एनिमल पर काम करते थे और इनका नाम बड़ा अच्छा लगता है हमको। इनका नाम है स्वान। क्या नाम है, स्वान। स्वान साहब एनिमल पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे, एनिमल पर। और इन्होंने बताया, एनिमल पर काम करते हुए कंक्लूजन पर निकले कि एनिमल भी किससे मिलकर बने हैं, एनिमल भी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। एक लाइन और जोड़ दिया, का एनिमल के केस में एक आउटर कवरिंग पाई जाती है और इस आउटर कवरिंग को हम इसे पानी भरा, ठीक, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक आउटर कवरिंग पाई जाती है। आज के समय में इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। ये स्वान ने काम किया, ठीक। स्वान यहीं पर रुके नहीं, एनिमल पर काम किया और कहा
कि सेल से मिलकर बने हैं और एक आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान ने प्लांट पर भी काम किया। किस पर काम किया? प्लांट पर भी काम किया। और प्लांट में काम किया तो बताया कि प्लांट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, ये आउटर कवरिंग जैसे एनिमल में वैसी कवरिंग तो है, साथ ही साथ इस कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, तो स्वान ने 1839 में 2 बातें कही कि एनिमल भी किससे मिलकर बने हैं? सेल से। आउटर कवरिंग पाई जा रही जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट के केस में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। स्वान बड़े खुश हुए कि हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, किसकी तुलना में? स्लेडर की तुलना में। तो इसके आधार पर उन्होंने स्वान ने क्या किया? अपनी हाइपोथेसिस दिया, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और क्या बताया? स्वान ने क्या किया भाई? स्वान ने प्रपोज्ड क्या? हाइपोथेसिस। और स्वान की हाइपोथेसिस क्या कहती? इन्होंने क्या बताया? स्वान ने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। और एक बात और भी कही कि प्लांट में आउटर कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, और एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको आज के समय में हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान ने अपनी हाइपोथेसिस दिया और क्या कहा इस हाइपोथेसिस में कि all animals and plant are composed of cell and their product। ठीक, all एनिमल हो चाहे प्लांट हो, किससे मिलकर बने हैं? सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। ठीक, ये कहा था स्वान ने अपनी हाइपोथेसिस में बताया, अपनी परिकल्पना में बताया। और साथ ही साथ एक बात और बताया। क्या बताया था? कि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं आज की डेट में? उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये किसकी थ्योरी थी? स्वान की थ्योरी नहीं बल्कि हाइपोथेसिस थी, उनकी परिकल्पना, उनकी सोच थी। स्लेडर ने सोचा यार काम हमने शुरू किया, डिनर पे हम स्वान को बुलाए, उनको हमने ये बात बताई और हमसे पहले ही स्वान फेमस हो गया, उसने दुनिया में हाइपोथेसिस दे दिया, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? स्लेडर और स्वान इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? सेल थ्योरी। क्या दिया? सेल थ्योरी। तो याद रखने वाली बात यह है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो 2 लोगों ने मिलकर दिया था। कौन से 2 लोग थे? एक तो थे स्लेडर साहब और दूसरे कौन थे? स्वान। और सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अमीबा हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल कोई भी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and their product। सभी के सभी जीव किससे मिलकर बने हैं? सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ऐसा सेल थ्योरी कहती है। ठीक, अब हम आपसे थोड़ी बातें और करते हैं। अगर सभी जीव सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं तो बताओ क्या वायरस के केस में भी ऐसा होता है? वायरस में एक कंप्लीट सेल नहीं पाई जाती। इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। कौन है भैया? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है बताओ जरा? इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? वायरस। कौन है? वायरस इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। तो
स्लीडर और स्वान ने ये बात बताई कि सभी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, सेल से मिलकर बना है। तो एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि ये बताओ कि सभी जीव सेल से मिलकर बने हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप हमको ये बताइए कि आखिर नई नई सेल का निर्माण कैसे होता है। नई नई सेल का निर्माण कैसे होता है, ये बात पूछा 1855 में, और वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्च्यू। कब की बात है? 1855 में रुडोल्फ विर्च्यू काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर। किस पर काम कर रहे थे? बैक्टीरिया पर। माइक्रोस्कोप में इस पर स्टडी कर रहे थे। देखा कि किस्मत बड़ी अच्छी थी कि जब इस पर काम कर रहे थे उसी समय ये बैक्टीरिया डिवाइड कर गया। उसी समय बैक्टीरिया क्या कर गया? डिवाइड कर गया। तो इनको तो पता था बैक्टीरिया एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, ठीक, और एक बैक्टीरिया से कितने बन जा रहे हैं? 2 बैक्टीरिया बन जा रहे हैं। तो समझ गए कि नई नई सेल का निर्माण पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। क्या बोला? नई नई सेल का निर्माण पुरानी सेल के डिवीजन से बनता है। ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्च्यू ने। और उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया? उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब पूछा गया भाई इसका मतलब तो बताओ, हमको समझ में नहीं आया। तो क्या कह दिया? सेल्स arise from pre-existing cells। नई नई सेल का निर्माण कहां से होता है? पुरानी सेल के डिवीजन से होता है, ऐसा बताया था रुडोल्फ विर्च्यू ने। इसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी जो स्लीडर और स्वान ने दिया था उसको मॉडिफाइड किया। उसको क्या किया? मॉडिफाइड किया। और जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, वो क्या कहती है? मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जिसको किसने दिया? रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया। ठीक, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहली बात तो एज इट इज रखा। क्या? जो स्लीडर और स्वान ने कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि all living being are क्या? composed of cell and their product। लेकिन एक लाइन और जोड़ दिया उस सेल थ्योरी में। क्या जोड़ दिया? कि all cells arise from कहां से? pre-existing cell। all cells arise from pre-existing cell। ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्च्यू ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल हाइपोथेसिस किसने दिया था, आप क्या कहोगे? स्वान ने दिया। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लीडर एंड स्वान ने दिया। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया? सेल लाइनेज किसने दिया, जिसको सेल का सिद्धांत कहते हैं, रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया। और क्या कहा था? एक बात तो यानी मानी थी स्लीडर और स्वान की कि ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, लेकिन अपनी एक लाइन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लाइन जोड़ दिया था किसने? मॉडर्न सेल थ्योरी में किसने जोड़ा था? रुडोल्फ विर्च्यू ने। तो इसको चाहे मॉडिफाइड सेल थ्योरी कह दें, या इसी को हम कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। दोनों बातें सेम है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया था। बरोबर, ठीक। अच्छा जी, अभी तक जो काम हो रहा था उसमें माइक्रोस्कोप का बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप उस समय नहीं आए थे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी संभव नहीं हो पा रही थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, तो बाद में और डिटेल में स्टडी करी गई। एक ओवरव्यू देते हैं आपको सेल का, एक ओवरव्यू देते हैं सेल का। इंसर्ट में लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। जो सॉन ने कहा था उसी बात को हम दोहरा रहे हैं।
कहते हैं अगर मान लो किसी एनिमल की बात करें, किसकी बात करें, एनिमल, तो एनिमल के केस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम आज के समय में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इससे अंदर घिरा हुआ फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, जैसे एनिमल सेल देखना है, अपने चीक की एक कोई सेल निकाल लो, कहीं भी एक सेल निकाल के उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक, और दूसरी तरफ अगर आप प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट के केस में क्या होगा, प्लांट के केस में क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे हुए स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट में भी है, लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है प्लांट के केस में, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। बोले यार, तो प्लांट और एनिमल में अंतर क्या हो गया, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, परंतु प्लांट के केस में सेल वॉल पाई जाती है। ये बात आपने सुन रखी है। अच्छा, एक और बात करना चाहते हैं, एक और बात करना चाहते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे अभी। एक तरफ हम लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में चलो थोड़ी सी बातें करते हैं भाई। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करना चाहें तो ये बात हम सबको बचपन से सिखाई जाती है, पढ़ा भी होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोट की तुलना में छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात ये होती है कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। इस आउटर कवरिंग को जो अभी बनाई है हमने, इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अंदर भरा होगा क्या, पानी, और इस पानी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट के केस में नहीं पाया जाता। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है भैया, सर्कुलर डीएनए होता है, और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता। ये क्या है, डीएनए, और डीएनए भी कैसा है, यहाँ पर डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, और कैसा बोलोगे, डबल स्ट्रैंडेड है। बोलो यार, दो स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं, लेकिन डीएनए है कैसा, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर नेकेड टाइप का होता है, कवर्ड नहीं होता। और अगली बात हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी यहाँ पर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी यहाँ पर क्या होंगे, बोलो ना, क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे। ये किसकी बात है, प्रोकैरियोट। वही अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोट की तुलना में यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा, कवर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा, कवर्ड होता है। और साथ ही साथ याद रखने वाली बात क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। अंदर पानी भरा है, जैसे प्रोकैरियोट में था वैसे ही यूकैरियोट में पानी भरा होता है, और इस पानी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। खास बात होती है यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अगर प्लांट की बात करें, जैसे प्लास्टिड हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, क्या हो सकता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा सकता है। क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पर क्या हो सकते हैं, गाल्गी बॉडी हो सकते हैं। कौन हो सकता है भाई, गाल्गी बॉडी यहाँ पर हो सकते हैं।
और क्या हो सकता है, लाइसोसोम हो सकते हैं। अच्छा, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट में भी था, यूकैरियोट में भी पाया जाता है, बोलो यार। स्पिरोसोम हो सकते हैं ना। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यूकैरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आती है भैया? चलो आगे बढ़ते। हमने यहाँ पर जानबूझ के कोई अच्छा प्लास्टिक बनाया है, तो प्लास्टिक जाहिर सी बात किस में होगा, प्लांट में होगा, तो हम आउटर कवरिंग बना सकते हैं। इस आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेल वॉल। लेकिन सभी यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल वॉल। क्या भैया, सेल वॉल। तो जब किसी सेल को हम पढ़ते हैं तो बेसिकली कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं? जब किसी सेल को हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं? आओ बताते हैं भाई क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल कवरिंग के बारे में। इसके बारे में, सेल कवरिंग के बारे में। सेल कवरिंग प्लांट के केस में बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। ठीक, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। और प्रोटोप्लाज्म में दो बातें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम सेल कवरिंग की बात करते हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म में एक कवरिंग जरूर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ये बस सोचना इतना ही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक और कवरिंग जो प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल। क्या बोलते हैं भाई? सेल वॉल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म तो सब में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। ये बात दूसरी है कि मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है। लेकिन मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट के केस में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट के केस में बात करें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं। और कुछ की बात कर लेते हैं जो पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, उसकी बातें कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्लास्टिड का, जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम सुना? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो कैसे कहते हैं इनको? डबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इनके अलावा जैसे इन लोगों ने नाम सुन रखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे नाम सुन रखा होगा गोल्गी बॉडी का। इसका नाम सुना भैया? गोल्गी बॉडी का। जैसे नाम सुना होगा आपने लाइसोसोम। क्या नाम सुना है? लाइसोसोम का। ठीक, आपने नाम सुना होगा जैसे वैक्यूल का। किसका नाम सुना है? वैक्यूल का। बोलो भैया। या जगह नहीं, ये तो इधर लिख रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोबॉडीज, पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम ना, या आपने नाम सुना होगा स्पिरोसोम का। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इन सब में कितनी मेम्ब्रेन होगी? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक, कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जैसे मैं लिख देता हूं,
नॉन मेम्ब्रेनस, क्या नाम लिखूंगा, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा राइबोसोम का। और राइबोसोम की खास बात क्या होती है, राइबोसोम की खास बात क्या होती है, ये प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, ये प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये प्रेजेंट रह सकता है किसमें, यूकैरियोट्स में। किसमें हो सकता है, यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। राइबोसोम के बाद एक और बात करते हैं, सेंट्रियोल। इसकी बात करेंगे, सेंट्रियोल। इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लेकिन खास बात क्या है कि किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। किसमें होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। सब कोई और नाम बताओ। अच्छा, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोलस का। किसका नाम सुना है, न्यूक्लियोलस का। इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन हो सकती है, एक मेम्ब्रेन हो सकती है, या मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। मैं नाम बताया आपको, मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरोसोम, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और वो प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, साथ ही साथ वो यूकैरियोट में भी हो सकता है। फिर मैंने नाम बताया सेंट्रियोल का। मैंने कहा कि सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होगा, किसमें होगा, एनिमल में, और इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। फिर हम लोगों ने बात किया न्यूक्लियोलस की, इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक की बात तो किया था, लेकिन न्यूक्लियस की बात हमने नहीं किया था। न्यूक्लियस भी कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक। लेकिन क्योंकि इसको सेल ऑर्गेनेली माना नहीं जाता, इसलिए मैंने जब सेल ऑर्गेनेली के नाम लिखे तो वहां पर न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया था। बोलो भाई, ठीक। अच्छा जी, आगे सुनना। कहते हैं कि सारी सेल का साइज या शेप एक जैसा नहीं होता, और हेड डालते हैं सेल साइज सेल साइज। हमने बताया कि सभी सेल का साइज एक जैसा नहीं होता, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है। लेकिन याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोट की तुलना में बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोट्स की तुलना में बहुत क्या होगा, छोटा होगा। और कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे लिखा होगा स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ। क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या होगा भैया, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम होगा, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। किसी बैक्टीरिया का साइज अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका पूछ ले, किसी बैक्टीरिया का साइज पूछ ले, तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 माइक्रोमीटर से लेकर कितना तक, 5 माइक्रोमीटर तक। किसी वायरस का साइज आपसे पूछ ले तो कितना बताओगे, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। सर ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर बता दो कितना होगा, ह्यूमन आरबीसी डायमीटर कितना होगा। तो ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर होता है, याद रखना, 7 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर। शायद आपने पढ़ा भी होगा। सर ये बताओ कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, क्या पूछा हमने, लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी। तो लार्जेस्ट सेल होती है, याद रखना, ऑस्ट्रिच एग। कौन होगा, ऑस्ट्रिच एग। सर लॉन्गेस्ट सेल का नाम बता दो, सबसे लंबी सेल कौन सी होगी। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। कौन सी होती है, नर्व सेल। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। एक बार देखना,
स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है, बैक्टीरिया 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर पहले ही बता चुके हैं। कहते हैं इधर लिख रहे हैं किसी अगर यूकैरियोट की बात करी जाए, किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करी जाए तो पहले हमने बताया कि यूकैरियोट है तो जाहिर सी बात है कि उसका साइज बैक्टीरिया से बड़ा होगा क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में आता है। किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज पूछा जाए तो आप कितना बता दोगे? 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक। क्या बताया? किसी यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना हो सकता है? 10 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सर एक शब्द है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनकी लंबाई कितना होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। एनसीईआरटी में जहां डायग्राम बना है वहां पर लिखा है एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है? क्या लिखा है? एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है? एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज हो सकता है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। तो एक बार देखना, आपको याद आ जाएगा, मेरे साथ बोलना एक बार। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, बैक्टीरिया 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और PPLO का साइज 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है। कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि साइज वेरी कर सकता है, शेप भी वेरी करता है। क्या हमने बोला? अगर हम बात करें शेप की तो शेप भी वेरी कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं मान लो आरबीसी की, तो इसका शेप कैसा हो सकता है? इसका शेप हो सकता है राउंड या फिर कैसा हो सकता है? बाइकॉन्केव हो सकता है। कहते हैं कि जब एपिथेलियल सेल देखते हैं क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर ना, अरे बोलो भैया, स्क्वैमस, तो जो कॉलुमिनर एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? खंबे जैसी होती है ना, कॉलुमिनर एपिथेलियम हो गई। ट्रैकिंग इलॉन्गेटेड सेल होती है, सबको पता है इलॉन्गेटेड सेल होती है। बोलो यार, बाहर सेल वॉल बना देना। चलो, तुमने कहा कि इनका कोई निश्चित आकृति और आकार सेल का नहीं है, सिर्फ साइज वेरी नहीं करता, इनका शेप भी वेरी कर सकता है। जैसे आरबीसी राउंड या बाइकॉन्केव बताया, वहीं अगर कोई पूछे कि बताओ WBC शेप कैसा होता है, कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं, मतलब कैसे होते होंगे? अमीबॉइड शेप के हो जाते होंगे। कैसे होते हैं? अमीबॉइड शेप के हो क्या जाते होंगे? अमीबॉइड शेप के होते ही हैं। ठीक, तो ये बातें हम लोग कर रहे थे। सेल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, सेल के बारे में सेल की खोज कैसे हुई, न्यूक्लियस कैसे खोजा गया, किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने, लिवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को खोजा। रॉबर्ट हुक के बारे में बात करी, फिर सेल के साइज शेप के बारे में बात किया, फिर हमने बात किया जिसके थोड़ा पहले हमने कहा था कि सेल में क्या पाया जाएगा, कौन ऑर्गेनल किसमें होंगे किसमें नहीं होंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया हर चीज का। ये पहली क्लास है और मैंने इसमें सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन दिया। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कल, तो उसमें हम बात करेंगे सारी की सारी प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट को डिटेल में सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे, मेसोसोम क्या होते हैं पढ़ेंगे, राइबोसोम क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं, ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पर डे, कल आज तो एनसीईआरटी नहीं बोर्ड पे लगी, कल मैं एनसीईआरटी भी इसमें बोर्ड पे लगाऊंगा, आपको वो भी दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। थैंक यू।